Hello guys, welcome back. The topic that we are going to discuss today is fertilization. Embryo का एक और topic है, the fertilization. Now, what is fertilization? Fertilization is the process of fusion, right? ये एक fusion होता है between two germ cells, right? मैं simple ले लेता हूँ. Fertilization is a process of fusion of two haploid cells, right? Haploid cells, दो haploid cells हैं, and germ cells हैं, right? It is the fusion of two haploid germ cells, that is the ovum and the spermatozoa. The process of fusion of two haploid germ cells, that is the spermatozoa and the ovum, in order to produce a diploid structure or a diploid zygote, right? A diploid zygote is known as fertilization. Easy? The process of fusion of two haploid matured germ cells into a diploid single mononucleated cell. इसको याद रखिए. This is a diploid single mononucleated cell, right? ये दोनों haploid cells है, ये diploid cell है. So this is a diploid single mononucleated cell known as zygote. Is known as fertilization, right? तो बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं कि it is the fusion of the male and the female pronuclei. ये जो ovum है, ये female pronuclei भी बोल सकते हैं हम, right? This is a female pronuclei and spermatozoa जो है, ये हमारा male pronuclei है. मतलब ये जो spermatozoa cell है, if I just roughly draw a diagram, ये जो स्पर्म सेल है, इस स्पर्म सेल में ये जो हेड है, इसमें न्यूक्लियस मौजूद है, राइट? ये न्यूक्लियस जो है मेल प्रोन्यूक्लाई हम लोग कह सकते हैं. नाउ ये मेल प्रोन्यूक्लाई, इफ दिस इज द मेल प्रोन्यूक्लाई एंड दिस इज द फीमेल प्रोन्यूक्लाई, ये दोनों प्रोन्यूक्लाई का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये दोनों के दोनों फ्यूज हो जाएंगे और ये दोनों मिलकर एक सेल बनाते हैं, राइट? दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. क्लियर? ओके, फर्टिलाइजेशन जो है कौन से साइट में होता है? हम लोगों को पता है यूट्राइन ट्यूब का जो एम्पुला होता है, राइट? इट ऑकर्स एट द एम्पुला. मैं थोड़ा सिंपल रखूंगा चीजें को, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा. ओके, साइट जो है कहां पे होता है? एम्पुला या फिर द लेटरल 1/3 ऑफ यूट्राइन ट्यूब. फर्टिलाइजेशन कहां पे ओकर होता है? इट ओकर्स एट द एम्पुला और द लेटरल 1/3 ऑफ द यूट्राइन ट्यूब. ना फर्टिलाइजेशन जो होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, राइट? तो आइए कौन कौन से स्टेज है उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सबसे पहला स्टेज जो होगा फर्टिलाइजेशन में, वो है मेल जर्म सेल जो गैमीट है और फीमेल गैमीट जो है, उन दोनों का एक दूसरे के पास आना, राइट? सो पहला स्टेप जो है वो है स्टेजेस में. अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट स्टेज जो है वी हैव द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द गैमीट्स, है ना? फर्स्ट स्टेप है द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द गैमीट्स. नाउ इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पर्म सेल की, ओके? कि किस तरह से एक स्पर्म सेल फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचेंगे. नाउ हमें पता है with every ejaculation, एक ejaculation में the normal amount of semen that is released is approximately 2 to 3 ml, है ना?
2 to 3 ml of semen is released at each ejaculation, right? और इस 2 to 3 ml of semen में कितना sperm cell मौजूद होता है, spermatozoa? लगभग 100 million per ml, right? now एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है, सीमेन अलग होता है और स्पर्म सेल अलग होते हैं, ये दोनों एक नहीं है, ठीक है? अभी एक्सप्लेन करेंगे हम। विथ एवरी इजैकुलेशन, ठीक है, एवरी इजैकुलेशन नॉर्मल अमाउंट ऑफ सीमेन रिलीज्ड इज 2 to 3 ml, और इस 2 to 3 ml में कितना स्पर्म सेल होता है या स्पर्मेटोजोआ होता है? वी हैव 100 मिलियन पर ml, तो इसमें लगभग 300 मिलियन स्पर्म सेल मौजूद है, राइट? इस वैल्यू के हिसाब से। तो बिफोर गोइंग अहेड देखते हैं कि ये सीमेन है क्या, किस चीज को हम लोग सीमेन बोलते हैं ना। सीमेन जो होता है ये एक ऑर्गेनिक फ्लूइड है, या इसको हम लोग सेमाइनल फ्लूइड भी बोल सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक फ्लूइड है which constitutes or which contains the secretions of the prostate gland, the seminal vesicles and the bulbourethral gland, right? now इसमें अगर मैं बनाऊं, this is the semen. सीमेन जो होता है it is an organic fluid, right, which consists the or which includes the secretions of the seminal vesicle, ये seminal, right, लगभग 60%, ठीक है, लगभग 60% ऑफ कंटेंट जो इस सीमेन में मौजूद है वो सेमाइनल ग्लैंड से आ रहा है, सेमाइनल वेसिकल्स से। दूसरा, सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट, ये लगभग 25% होता है, राइट? प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रीशन होगा वो लगभग 25% है। तीसरा, द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसमें अराउंड 5% सिक्रीशंस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का होता है। और लास्टली वी हैव द स्पर्म सेल या फिर स्पर्मेटोजोआ, मतलब approximately 10%. Right, so semen, it is an organic fluid which consists or includes the secretion from the seminal vesicles, prostate gland, the bulbourethral gland and the spermatozoa. Seminal vesicles 60%, prostate gland 25%, bulbourethral gland 5% and spermatozoa 10%. इस सीमेन में जो ये सेमाइनल वेसिकल्स है, इसका मेन फंक्शन क्या है? इस सेमाइनल वेसिकल्स से जो भी फ्लूइड आ रहा है या जो भी सिक्रेशंस आ रहे हैं वो इस स्पर्म सेल को फ्रुक्टोज प्रोवाइड करेगा, right? So this will provide fructose, right? seminal vesicles से जो भी फ्लूइड में जो भी इसमें से जो भी फ्लूइड आ रहा है या फिर कंटेंट है वो इस स्पर्म सेल को फ्रुक्टोज प्रोवाइड करता है। Now fructose is very important for the sperm cell, क्योंकि स्पर्म को मूव करना है, मोटिलिटी होता है, तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, राइट? सो द एनर्जी इज प्रोवाइड बाय फ्रुक्टोज। नेक्स्ट, द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस में क्या क्या होता है? इसमें मौजूद होते हैं सिट्रिक एसिड, फिर एसिड फॉस्फेटेस, द फाइब्रिनोजन, राइट? हमें पता है कि हमारा जो सीमेन है ये सेमी क्लॉटेड कंडीशन में, इट इज इन ए क्लॉटिंग स्टेज, राइट? ये क्लॉट स्टेज में होता है, मतलब सेमी फ्लूइड स्टेज। तो ये जो क्लॉट स्टेट में है वो किसने किया है? वो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में जो ये फाइब्रिनोजन मौजूद है, इस फाइब्रिनोजन की वजह से हुआ है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करते हैं? बेसिकली एक प्री इजैकुलेटरी लुब्रिकेंट की तरह काम करेंगे, राइट? लुब्रिकेट करते हैं। सो ये एक प्री इजैकुलेटरी लुब्रिकेंट की तरह काम करेंगे। एंड स्पर्मेटोजोआ हमें पता ही है जिसमें स्पर्म सेल्स मौजूद है, राइट? सो दिस आर द कंटेंट्स और द सिक्रीशंस जो मिला के सीमेन बनाते हैं। तो स्पर्म सेल और सीमेन में डिफरेंस होते हैं, तो आई होप वो आपको क्लियर हो गया। ओके, नाउ अब क्या होगा, ये जो सीमेन में जो स्पर्म सेल है उस स्पर्म सेल का मैच्योरेशन होना जरूरी है, राइट? मैं इसमें सब स्टेप बना लेता हूं। द मैच्योरेशन,
अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स में स्पर्म सेल जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में तभी मूव कर सकता है जब वो स्पर्म सेल जो है वो मैच्योर हो और उसमें मोटिलिटी प्रेजेंट हो। ना हमें पता है जो मेल जेनिटल ट्रैक्ट है, स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो टेस्टिस में फॉर्म होते हैं। टेस्टिस से जैसे जैसे वो मेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रैवल करते हैं, स्पर्मेटोजोआ जो है वो मैच्योरिटी अटेन करते रहते हैं। जब वो फॉर्म होते हैं वो इतना मैच्योर नहीं होते हैं, राइट। बहुत इजी है, आप स्पर्मेटोजेनेसिस वाला टॉपिक एक बार देखिएगा, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ जैसे इफ दिस इज अ टेस्टिस, टेस्टिस में फॉर्म होते हैं और वो सीधा चले जाते हैं एपिडिडमाइस में, स्पर्म सेल्स। तो जैसे जैसे स्पर्म सेल इस मेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रैवल करते रहेंगे वैसे वैसे इसमें मैच्योरिटी आना शुरू हो जाएगा। मैच्योरिटी आएंगे उसके साथ साथ मोटिलिटी होना शुरू हो जाएगा। स्पर्म सेल का जो टेल है उसमें मोटिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोटिलिटी की वजह से ही जब वो ओवम के पास पहुंचेंगे तो ओवम का जो बैरियर होता है, ओवम बेसिकली 3 बैरियर्स होते हैं। कौन कौन से बैरियर है वो मैं आपको ओवम वाले टॉपिक में दिखा दूंगा। जो बैरियर है बेसिकली वी हैव द कोरोना रेडिएटा सबसे लास्ट में, उसके बाद वी हैव द जोना पेलुसिडा एंड देन वी हैव द विटिलिन मेम्ब्रेन, है ना। आउटसाइड से लेके इनसाइड अगर देखेंगे, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा एंड देन वी हैव द विटिलिन मेम्ब्रेन। इन तीनों बैरियर्स को क्रॉस करके जाना है, तो उसके लिए स्पर्म सेल का मोटाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो जैसे जैसे मेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रैवल करते रहेंगे स्पर्म सेल जो है मैच्योर होना शुरू होता है। तो एक बार जब ये मैच्योर हो जाए और मोटिलिटी अटेन कर ले, उसके बाद जब ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो जाते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा वो देखते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, राइट। नाउ मैच्योर हो गया, ये मोटाइल भी हो गया। अब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद स्पर्म जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो गया है। अब जैसे ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो गया है, इस सीमेन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स मौजूद होते हैं, राइट, सीमेंस में जो प्रोस्टाग्लैंडिन मौजूद है, इस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, वो कंट्रैक्शन कराने में हेल्प कराते हैं, राइट। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेंगे, जो यूट्रस का जो मसल होता है, मसल लेयर ऑफ द यूट्रस जो है उसमें पेरिस्टल्टिक कंट्रैक्शन कराना शुरू करेंगे, क्लियर। तो पेरिस्टल्टिक कंट्रैक्शन के साथ साथ इस मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, जो टेल का जो मोटिलिटी है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये जो स्पर्म है इसको ऊपर की तरफ मूवमेंट कराने में मदद करेंगे, राइट। सो वजाइना में जैसे डिपॉजिट होता है तो स्पर्म सेल को लगभग 5 से लेकर 45 मिनट्स लगते हैं यूट्रस में पहुंचने के लिए। नाउ अब जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मदद से स्पर्म सेल जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में यूट्रस में जब पहुंच गया है, अब देखेंगे कि वो स्पर्म सेल के साथ क्या होगा, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे द फेट ऑफ स्पर्म सेल इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। नाउ जैसे कि हमें पता है कि लगभग 300 मिलियन सेल्स जो है 300 मिलियन स्पर्म सेल्स जो है वो एंटर कर चुके हैं यूट्रस में। नाउ इस 300 मिलियन स्पर्म सेल में ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा 300 मिलियन स्पर्म सेल्स ही एंटर करेगा, राइट। बहुत सारे स्पर्म सेल्स क्या होते हैं, वो मोटाइल इतने मोटाइल नहीं होते हैं, कुछ कुछ डिफेक्टिव निकल जाते हैं, कुछ कुछ अलग रास्ते चले जाते हैं, राइट। और ये सब प्रोसेस चलते चलते इन 300 में से ओनली 300 to 400 सेल्स जो है यही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में पहुंच पाते हैं, बाकी जितने भी है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ना ये जो 300 to 400 सेल्स आए हैं, इसमें से भी सिर्फ एक ही ओवा के साथ फ्यूज हो सकते हैं, राइट, उस साइड के साथ फ्यूज होगा। नाउ यूट्रस में इसके साथ क्या हो गया, एक स्पर्म सेल जो है वो लगभग 12 to 48 आवर्स तक रह सकते हैं। ना 12 to 48 आवर्स तक रहेंगे। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा वाइबल है, वो जाके ओवा के साथ फ्यूज हो जाएगा, बाकी जितने भी है वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा,
राइट। सो दिस इज द फेट ऑफ द स्पर्म सेल्स इन द यूट्रस। नाउ जैसे ही ये यूट्रस में पहुंच गया, फेट भी अब देख लिया, इसमें देखते हैं सबसे लास्ट स्टेप वो है कैपेसिटेशन। नाउ ये जो कैपेसिटेशन है, दिस इज द फाइनल स्टेप जो कि एक स्पर्म सेल के साथ होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। मतलब एक सेल को, एक स्पर्म सेल को फुल्ली मैच्योर्ड कराता है कैपेसिटेशन के प्रोसेस में। लेकिन कैपेसिटेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, क्या क्या उसमें होते हैं, वो अभी तक अननोन है, वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, राइट। तो इसमें यही माना जाता है कि जो स्पर्म सेल के जो हेड है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहाँ पे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद है, उन ग्लाइकोप्रोटीन्स में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म सेल जो है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, मोर रेडी टू penetrate the 3 layers or 3 barriers to reach the oocyte, right? So this is what happens in a sperm cell. Approximation of the gametes में पहले हम लोगों ने sperm cell देख लिया है, राइट। किस तरह से वो मैच्योर्ड हो रहे हैं, मोटाइल हो रहे हैं, फिर किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो स्पर्म सेल के साथ क्या हो रहा है, राइट। आइए अब देखते हैं एक ओवा के साथ क्या होगा। ये तो एक जर्म सेल की बात हो गई, अब दूसरे जर्म सेल के पास पहुंचते हैं, दैट इज दी ओवा। नाउ ओवुलेशन के टाइम पे जो ओवम रिलीज होता है, इसके अंदर एक सेकेंडरी oocyte मौजूद है, राइट। ओवुलेशन के टाइम पे जो ओवा रिलीज होता है, उसके अंदर एक सेकेंडरी oocyte मौजूद है। नाउ हमें ये पता है कि oogenesis वाला टॉपिक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसमें सेल डिवीजन, जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। वो मेटाफेज वाले स्टेज में स्टॉप्ड है, उधर ही सीज हो रखा है। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे, राइट। ओके, तो अब जैसे ये ओवुलेशन के टाइम पे ओवा जो है, जिसमें सेकेंडरी oocyte मौजूद है, इसमें 23 क्रोमोसोम्स इसमें भी मौजूद है, राइट। इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स मौजूद है। नाउ इधर बढ़ने से पहले मैं आपको एक और फर्टिलाइजेशन का पॉइंट बता देता हूं। फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये एक सिग्नल की तरह भी काम करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, इसका मतलब है सेकेंडरी मियोटिक, जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है, वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सेकेंडरी oocyte जो है, उसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तभी पूरा होगा जब इसमें एक स्पर्म सेल आएगा। इसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, राइट। सो हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन आल्सो इज अ सिग्नल दैट सेकेंड मियोटिक डिवीजन हैज कंप्लीटेड, राइट। ओके, नाउ ओवा जो है, अब ओवुलेशन में जो ये सेकेंडरी oocyte पहुंचा है 23 क्रोमोसोम्स के साथ, ये ओवरी कहां पे प्रेजेंट होता है, ओवा कहां से निकलता है, ओवरी से। नाउ हम देखते हैं कि ये ओवरी से लेके साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन जो कि एम्पुला है, वहां तक कैसे पहुंचेगा। दूसरे में देखते हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम। नाउ अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, वी नो दैट ये जो ओवरी है, इस ओवरी के ऊपर आप ये यूट्राइन ट्यूब देख पा रहे हो। इस यूट्राइन ट्यूब का जो ये पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं फिमरी, राइट। द फिमरी। ना क्या होता है इसमें, ये जो फिमरी होता है, इसमें जो सिलियरी एक्शंस होंगे, सिलियरी मूवमेंट्स होंगे, किस तरह से होगा। मान लीजिए ये मेरा लेफ्ट हैंड जो है, ये ओवरी है और ये फिमरी है। ना इस फिमरी में जो सिलियरी बीट्स होंगे, जो सीलिया है इसमें, ये सिलियरी बीट्स कुछ इस तरह से आएंगे, मतलब इस तरह से ओवुलेशन के टाइम पे ये फिमरी जो है, ये ओवरी के ऊपर आ जाएंगे और इस तरह से सिलियरी बीट्स मूवमेंट ओकर होगा, जिससे यहाँ पे जो ओवा मौजूद है, इस ओवरी में जो ओवा मौजूद है, वो इस मूवमेंट की वजह से यहाँ से निकल के यूट्राइन ट्यूब के पास पहुंच जाएंगे, राइट। तो अब ये पहुंच गए ये यूट्राइन ट्यूब में। अब इस यूट्राइन ट्यूब में जो मस्कुलर कंट्रैक्शन होगा और इस सीलिया का जो बीट होगा, उसकी वजह से ये हमारा ओवा जो फीमेल में जो ओवा है, ये धीरे धीरे करके साइट ऑफ, मान लीजिए दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहां पे पहुंच जाएंगे, मतलब एम्पुला में पहुंच जाएंगे। क्लियर। तो अब देखिए अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमीट्स में
स्पर्म सेल भी यहाँ पे पहुंच गया है, स्पर्म सेल भी आ रहा है और ओवा भी अब यहाँ पे पहुंच गया है। अब अप्रोक्सीमेशन ऑफ द गैमेट्स समझ गए। इस स्पर्म सेल के पास जब वो यहाँ पे आ रहे थे तो बहुत चीजें हो रहे थे। सबसे पहले ये मेल जेनिटल ट्रैक्ट में ही मैच्योर हो रहे थे, मोटाइल वहां पे हो गए थे। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट हुआ, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मदद से ये ऊपर की तरफ आए और धीरे धीरे करके यहाँ पे चले गए, राइट। यहाँ पे भी जो फिमरी है इसके सिलियरी मूवमेंट की वजह से ओवा जो है ओवरी से लेके आप एम्पुला के पास पहुंच गए हैं। तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स हो गया है ना। अब देखते हैं जब ये स्पर्म और इस ओवा का फ्यूजन होगा, जब ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कांटेक्ट ऑफ द गैमेट्स या फिर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। क्लियर। तो इसमें अब हम देखेंगे द कांटेक्ट और फ्यूजन या फिर कांटेक्ट एंड फ्यूजन कह सकते हैं हम लोग, है ना। कांटेक्ट हुआ और फ्यूजन, तो कांटेक्ट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ना जैसे कि हमें पता है ओवा जो सेल है, जो oocyte है, उसमें 3 बैरियर्स मौजूद है। कौन कौन से बैरियर है। वी हैव द कोरोना रेडिएटा जो सबसे बाहर है, कोरोना रेडिएटा के अंदर वी हैव द जोना पेलुसिडा और इसके अंदर है द विट्लिन मेम्ब्रेन, राइट। एक oocyte में बाहर से लेके अंदर जब देखते हैं तो वी हैव द 3 barriers, the corona radiata, the zona pellucida and the Wittlich membrane. Now ये जो sperm cell है इसको ओवा के साथ oocyte जो है उसमें जो सेकेंडरी oocyte है उसके साथ फ्यूज करने के लिए इन तीनों बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, राइट, पेनिट्रेट करना पड़ेगा। तो इन तीनों बैरियर्स को पेनिट्रेट करने के लिए 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या है, मैं इसको इधर ही लिख देता हूं। इसमें जो सबसे पहला स्टेज है वो है द एक्रोसोम रिएक्शन, राइट। एक्रोसोम रिएक्शन, एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है ना। एक्रोसोम रिएक्शन होता है जो एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल के हेड में जो एक्रोसोम मौजूद है उस एक्रोसोम में क्या क्या चेंजेस होंगे और वहां से जब एंजाइम्स रिलीज होगा ताकि ओवम का जो ये बैरियर है उसको पेनिट्रेट करेंगे, उस रिएक्शन को हम लोग एक्रोसोम रिएक्शन बोलते हैं ना। याद रखिए अगर ये ओवम है और अगर ये स्पर्म सेल है तो इस ओवम में जो जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा में भी ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद है, राइट। और एक्रोसोम में भी मतलब स्पर्म हेड जो है उसमें भी हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद है। तो एक्रोसोम रिएक्शन कैसे इनिशिएट होता है। एक्रोसोम इनिशिएट तब होगा, एक्रोसोम रिएक्शन इनिशिएट तब होता है जब ये फीमेल का जो ये जोना पेलुसिडा के साथ कांटेक्ट में आते हैं। इस जोना पेलुसिडा में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद है उसकी वजह से एक्रोसोम रिएक्शन होना शुरू होगा। एक्रोसोम रिएक्शन में एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। दूसरा है एक प्रोटीन जिसको हम लोग एक्रोसिन बोलते हैं, राइट, जो प्रोटीन को लाइज करेंगे। एंड तीसरा हो गया था एसिड फोस्फेटेज, राइट। ओके, नाउ मैं एक oocyte बनाता हूं, एक ओवम बना के दिखाता हूं आपको। ओके, ये एक ओवम का डायग्राम बनाया है मैंने। इसमें जो आपको ये ब्लू में दिखाई दे रहे हैं ये है हमारा कोरोना रेडिएटा, राइट। दिस इज दी कोरोना रेडिएटा। ना ये जो कोरोना रेडिएटा होता है इसके मैट्रिक्स में वी हैव हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड,
ओके। कोरोना रेडिएटा जो ये बाहर सेल्स दिख रहा है आपको, इसके मैट्रिक्स में हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है, राइट। ओके, उसके बाद ये जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा ZP है, मतलब जोना पेलुसिडा। ओके, दिस इज द जोना पेलुसिडा। और ये जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है ये है हमारा विटिलिन मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज द विटिलिन मेम्ब्रेन। सो जोना पेलुसिडा और विटिलिन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, दैट इज द पेरीविटिलिन स्पेस। क्लियर, इतना तक इजी है। नाउ देखिए, जब एक स्पर्म सेल इस कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही वो इस कोरोना रेडिएटा के पास पहुंचेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया है। ओके, मैं बस हेड बना रहा हूं स्पर्म सेल का। ओके, तो ये हो गया स्पर्म सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके नीचे है द एक्रोसोम, राइट, यहां पे है द एक्रोसोम, राइट। ना ये जो एक्रोसोम है, जैसे ही ये इस कोरोना रेडिएटा के पास पहुंचते हैं, इस एक्रोसोम में परफोरेशंस होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से परफोरेशंस होंगे, राइट, इस तरह से परफोरेशंस आ जाते हैं और यहां से एंजाइम्स रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला एंजाइम क्या है? हाइलुरोनिडेज। ये हाइलुरोनिडेज क्या करेंगे? ये इस कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेगा, और स्पर्म सेल जो है इस कोरोना रेडिएटा को पियर्स करते हुए यहां आगे पहुंच जाएंगे। लेट मी ड्रॉ अगेन। मान लीजिए, जैसे एग्जांपल इमेजिन दिस इज द स्पर्म सेल। तो इसमें एक्रोसोम ने क्या किया है? हाइलुरोनिडेज रिलीज किया है। एक्रोसोमल रिएक्शन होना शुरू हो गया है और एंजाइम्स रिलीज हो गए हैं। हाइलुरोनिडेज प्रेजेंट हुआ, मतलब रिलीज किया है। तो इस कोरोना रेडिएटा के मैट्रिक्स में जो हाइलुरोनिक एसिड है, उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा? उससे फाइट करने के लिए हाइलुरोनिडेज एंजाइम रिलीज किया जाएगा, राइट। तो जैसे ये एंजाइम रिलीज करेंगे, ये कोरोना रेडिएटा को पियर्स करते हुए जोना पेलुसिडा के पास पहुंच जाएंगे, राइट। नाउ जैसे ही ये जोना पेलुसिडा के पास पहुंचते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि जोना पेलुसिडा और ये स्पर्म हेड दोनों में ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं। नाउ जैसे ही दोनों के दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद है, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो जोना पेलुसिडा जो है इसमें रिसेप्टर्स होते हैं। हमें पता है फर्टिलाइजेशन जो है ये एक स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, राइट। ऐसा नहीं हो सकता है कि ह्यूमन स्पर्म सेल या फिर ह्यूमन फीमेल जो गैमीट है वो किसी और स्पीसीज एनिमल्स के जर्म सेल्स के साथ फ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। दिस इज ए स्पीसीज स्पेसिफिक, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? जब ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ स्पर्म सेल अब इस जोना पेलुसिडा के रिसेप्टर्स के पास पहुंचेंगे। कौन से रिसेप्टर्स? ZP3 एंड ZP2, राइट। ZP3 और ZP2 रिसेप्टर्स के पास जैसे पहुंचेंगे, ये जो जोना पेलुसिडा है इसमें प्रोटीन मौजूद होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन जैसे कि हम बात कर रहे हैं। तो अब इसमें प्रोटीन लाइसिन जो एक एंजाइम है जिसको हम लोग एक्रोसिन बोलते हैं, ये एक्रोसिन रिलीज होगा और ये स्पर्म है जिस जोना पेलुसिडा एरिया में प्रेजेंट है, वो पूरा जोना पेलुसिडा जो है डाइजेस्ट हो जाएगा, राइट। अब ये स्पर्म सेल जो है अब ये पहुंच गया है अंदर, वो इधर अंदर पहुंच गया। क्लियर है? इजी। कोरोना रेडिएटा को तो पियर्स कर ही दिया था। अब जैसे ही ये जोना पेलुसिडा में पहुंचे, इस रिसेप्टर साइड में ZP3 एंड ZP2 में दोनों के ग्लाइकोप्रोटीन्स उनमें ऑल्टरेशन होना शुरू हो गया, और एक्रोसिन एंजाइम की रिलीज की वजह से जोना पेलुसिडा जो स्पर्म हेड के आसपास मौजूद है, ये अगर स्पर्म है इसके अराउंड में जो जोना पेलुसिडा मौजूद है, तो सिर्फ इतना एरिया, राइट, इतना एरिया जो है डाइजेस्ट हो जाएगा और स्पर्म जो है अंदर की तरफ एंट्री करेंगे। जैसे ही ये अंदर एंट्री करेंगे, अब ये विटिलिन मेम्ब्रेन के पास पहुंच गए, राइट। तो जैसे ये विटिलिन मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा? एक कैल्शियम वेव ट्रिगर होगा, राइट। कैल्शियम वेव ट्रिगर होगा। कैल्शियम वेव ट्रिगर होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स मौजूद है उसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स मौजूद है। ये लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है ये ओप्लाज्म में, ये क्या करेंगे? ये इस जोना पेलुसिडा जो एरिया है इसको ऑल्टर करना शुरू करेंगे।
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte एंड द जोना पेलुसिडा जो है इसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, और ये जोना पेलुसिडा अब क्या हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ताकि कोई दूसरा स्पर्म सेल जो है इस oocyte के पास ना आ सके। राइट इसका मतलब क्या है, जैसे ही एक जर्म सेल मतलब एक स्पर्म सेल इस oocyte के पास पहुंचा, जैसे ही इस विटिलिन मेम्ब्रेन के पास गए, यहाँ पे एक कैल्शियम वेव जो है वो ट्रिगर हुआ, डीपोलराइजेशन होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से विटिलिन ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। जोना पेलुसिडा जो एरिया है उसमें ऑल्टरेशन होना शुरू होगा, चेंजेस होना शुरू हो जाएगा, ताकि यहाँ पे दूसरे स्पर्म का एंट्री स्टॉप कर सके, जिसको हम लोग पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। राइट, वेरी इजी। अब ये एक्रोजीन की मदद से जोना पेलुसिडा को पियर्स करके अंदर चले गए, जैसे अंदर गए विटिलिन मेम्ब्रेन के पास पहुंचे, कैल्शियम वेव ट्रिगर हुआ, जिसकी वजह से विटिलिन ब्लॉक हो गया, और जोना पेलुसिडा में जो लाइसोसोमल एंजाइम्स मौजूद है आसपास, उन सब ने जोना पेलुसिडा को मदद किया, चेंज कर दिया उसके ऑल्टरेशन को, ताकि कोई दूसरा स्पर्म सेल अंदर ना आ पाए, जिससे पॉलीस्पर्मी जो है प्रिवेंट किया जाएगा। पॉलीस्पर्मी मतलब क्या है, एक से ज्यादा स्पर्म अंदर आना, तो उसको प्रिवेंट करना है। राइट, तो जोना पेलुसिडा में जो ये चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं जोना रिएक्शन। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो एक्रोसोम की वजह से ये मदद हो गया है। तो देखिए इसमें एक्रोसोम रिएक्शन सबसे पहले हो गया था, जिसमें ये सब एंजाइम्स रिलीज हुए। दूसरा, जैसे एक्रोसोम्स अंदर गए थे तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, जितने भी बैरियर्स थे, है ना, कौन कौन से बैरियर्स, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा एंड विटिलिन मेम्ब्रेन, ये तीनों की तीनों बैरियर्स को डिसइंटीग्रेट कर दिया स्पर्म सेल ने with the help of all the enzymes released by the एक्रोसोम, डिसइंटीग्रेट हो गए थे। डिसइंटीग्रेट के बाद जैसे ही ये विटिलिन मेम्ब्रेन के पास पहुंचे थे तो एक कैल्शियम वेव ट्रिगर हुआ था। राइट, कैल्शियम वेव ट्रिगर हुआ था oocyte के साइटोप्लाज्म में, जिसको हम लोग ooप्लाज्म भी बोलते थे। राइट, एंड लास्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे अब जैसे ही ये अंदर चला जाएगा, ये क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है। अब देखिए, अब स्पर्म सेल जो है oocyte के साथ पहुंच गया, मतलब ooप्लाज्म में पहुंच गया। जैसे ही ये कैल्शियम वेव ट्रिगर होता है, वैसे ही फर्टिलाइजेशन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स शुरू हो जाते हैं, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होना शुरू हो जाएगा जैसे ही कैल्शियम वेव ट्रिगर होगा। याद रखिए, सबसे पहला क्या है, मैं इधर ही लिख देता हूं। सबसे पहला है, इसमें जो ये जो oocyte मतलब जो ये ओवा जो है, जो न्यूक्लियस है oocyte, सेकेंडरी oocyte, जो सेकेंड मियोटिक फेज में रुका हुआ था, सेकेंड मियोटिक डिवीजन में सीज था, अब इसके एंट्री की वजह से वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है कंप्लीट हो गया। राइट, सो पहला है कैल्शियम वेव ट्रिगर होने का फायदा, मतलब जो इवेंट्स हुआ है इसमें, सबसे पहले है कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन। राइट, जो ये मेटाफेज में स्टॉप था, अब ये इसके एंटर की वजह से यहाँ पे स्टेज जो है, जो पहले सीज था, वो अब कंप्लीट हो गया है। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विटिलिन ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। इस विटिलिन ब्लॉक की वजह से क्या होगा, पॉलीस्पर्मी जो है प्रिवेंट होगा। राइट, विटिलिन ब्लॉक कैसे हुआ था, कैल्शियम वेव आए थे, जोना पेलुसिडा में ऑल्टरेशन हो गया था, विटिलिन में भी ऑल्टरेशन हुआ और ब्लॉक कर दिया, ताकि दूसरा स्पर्म सेल जो है इसको एंटर ना कर पाए, मतलब उस साइड में एंटर ना हो पाए। राइट, सो दीस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट्स टेकिंग प्लेस एज सून एज कैल्शियम वेव ट्रिगर्स। राइट, तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, जिसको हम लोगों ने बोला है कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। राइट, अब आ जाते हैं लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप क्या है, The last stage is effects of fertilization। बहुत सिंपल है आपको, अब जब ये दोनों क्लियर हो गया आपको, इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन भी आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट स्टेज इज द इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या क्या होगा, सबसे पहला इफेक्ट क्या है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन यहां पे कंप्लीट हो गया।
अब सेकेंड म्यूटिक डिवीजन जैसे कंप्लीट होगा, अब एक ओवा में जैसे ये सेकेंड म्यूटिक डिवीजन जैसे कंप्लीट होता है, एक ओवा रिलीज होता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगा, राइट। वो सेकेंड पोलर बॉडी कहां पे मौजूद होता है? जोना पेलुसिडा और विटिलिन मेम्ब्रेन। इफ दिस इज द जोना पेलुसिडा और ये विटिलिन मेम्ब्रेन है, जोना पेलुसिडा और विटिलिन मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्पेस है इसको बोलते हैं हम लोग पेरीविटिलिन स्पेस। इस पेरीविटिलिन स्पेस में आपको सेकेंड पोलर बॉडी दिखाई देता है, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, एक पोलर बॉडी रिलीज किया जाएगा जिसको सेकेंड पोलर बॉडी बोलते हैं और यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। नाउ जाइगोट इज ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? शुरुआत में ये डिप्लॉइड ही थे। अगर आपको ओजेनेसिस अभी भी याद हो, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही हैप्लॉइड बने थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड आए थे। अब मेल जर्म सेल के साथ, गैमीट के साथ ये फ्यूज करने के बाद अब क्या हो गया? ये दोबारा से डिप्लॉइड हो गया, मतलब रेस्टोरेशन ऑफ अ डिप्लॉइड स्टेज, राइट। रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉइड स्टेज यहाँ पे वापस हो गया है। नाउ इसमें क्या होता है, देखिए, जब एक स्पर्म सेल इसके अंदर आया, इस स्पर्म सेल का जो ये हेड है, इसमें न्यूक्लियस है, ये जो मेल प्रोन्यूक्लाई बनेगा, यहाँ पे फीमेल प्रोन्यूक्लाई है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, दोनों के दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो है ये अलग हो जाएंगे और एक बन जाएंगे ये, राइट। तो इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स है, दोनों मिलकर हो गया 46 क्रोमोसोम्स, मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दोनों में इसमें मौजूद है। यहाँ पे क्या होता है, जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो जितने भी क्रोमोसोम्स है, दोनों मेल प्रोन्यूक्लाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लाई में, उन दोनों के पास सिंगल क्रोमाटिड होते हैं। ईच क्रोमोसोम ऑफ द मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लाई कंसिस्ट ए सिंगल क्रोमाटिड, ओके, एक ही क्रोमाटिड होता है। अब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होना शुरू होगा, राइट। डीएनए रेप्लिकेशन जो एक सेमी कंजर्वेटिव स्टेप है, इस डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से दूसरा क्रोमाटिड बनना शुरू हो जाएगा सारे क्रोमोसोम्स में, राइट। जैसे दूसरा क्रोमाटिड बनेंगे, क्या होगा? 2 सेंट्रियोल्स भी अपीयर हो जाएंगे और ये यहाँ पे जो एक सेल बने थे, ये डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, है ना। ये तो बहुत इजी है, ये सबको पता है, क्लियर। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या क्या होगा? सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉइड स्टेज हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे, प्लस यहाँ पे आगे जो इंडिविजुअल बॉर्न होंगे उसका क्या सेक्स होगा वो भी डिटरमाइन हो जाता है, राइट, बाय एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। ये आपको पहले से पढ़ा है आप लोगों ने। जेनेटिक डाइवर्सिटी भी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना है, इसको भूलना नहीं है। ये जो फ्यूजन हुआ है, ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये कहां हुआ है? ये अभी भी ये हुआ है एम्पुला में, राइट। ये एम्पुला में हुआ है, इस एरिया में, यहां पे फ्यूज हुआ है, यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया ना। यहां एम्पुला से लेके वो जोना पेलुसिडा, मतलब ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, राइट, ये अब धीरे 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 करके यूट्रस में पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो जब तक ये जाइगोट यहां से लेके यूट्रस तक नहीं पहुंचता है, तब तक इस जाइगोट के बाहर जोना पेलुसिडा मौजूद होगा, क्या? जब तक ये जाइगोट जो है इस एम्पुला से लेके यहां जहां इम्प्लांट होगा, वो इम्प्लांटेशन साइट तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक ये जोना पेलुसिडा जो है इसके साथ ही रहेगा, क्लियर? ऐसा क्यों है, राइट? जोना पेलुसिडा, ये जो एम्ब्रियो, मतलब ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें स्टिकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये जहां पे स्टिक हो जाएगा, मतलब ये जिस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा वो वहीं पे जाके इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए अगर ये जोना पेलुसिडा नहीं होता तो वो क्या करेंगे, वो यहीं पे इम्प्लांट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे तो इम्प्लांटेशन हो नहीं सकता। लेकिन अगर हो जाता है, जिस उसको हम लोग कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, राइट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जोना पेलुसिडा जो है इस जाइगोट के साथ यहाँ तक रुकेंगे, यहाँ तक चलेंगे। So the main function of zona pellucida, one of the important function of zona pellucida is prevention of the implantation of this zygote into unwanted sites, right? इसके आगे जो दूसरा फीचर्स होंगे वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।
तो अभी तक हम लोग सिर्फ फर्टिलाइजेशन ही डिस्कस कर रखे हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स हुआ, राइट। अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म सेल किस तरह से यूट्रस में आएंगे, फीमेल सेल ओवरी से लेके एम्पुला तक कैसे पहुंचेंगे, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। सीमेन क्या है वो डिस्कस किया था। अच्छा, एक और चीज मैं सीमेन में नहीं बताया आपको, सीमेन में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें जो सिक्रीशन होता है, वहां पे हमारे पास क्या क्या सिक्रीशंस होते हैं। वी हैव आयंस, सिट्रिक एसिड, एसिड फोस्फेटेस एंड फाइब्रिनोजन, जो कि एक क्लॉटिंग एजेंट है, राइट। तो सीमेन का जो क्लॉटिंग कंडीशन होता है, क्लॉटिंग स्टेट होता है, वो उस फिब्रिनोजन की वजह से होता है। लेकिन जैसे ही एक बार इजैकुलेट हो जाता है सीमेन, तो उस सीमेन में ही एक और एंटीकोगुलेंट भी मौजूद है, दैट इज नॉन एज द फिब्रिनोलाइसिन। फिब्रिनोलाइसिन ये क्या करेगा, जो क्लॉट सीमेन जो सेमी फ्लूइड कंडीशन में है, क्लॉट कंडीशन में, वो उसको लिक्विफाई करने में मदद करेंगे। सॉरी, ये फाइब्रिनोलाइसिन क्या करेंगे, सीमेन जो क्लॉट कंडीशन में थे उसको लिक्विफाई करने की कोशिश करेंगे, लिक्विफाई कर देंगे आफ्टर इजैकुलेशन, जो लगभग 30 मिनट्स लगते हैं। ओके, 25 to 30 मिनट्स के बीच में जो क्लॉट सीमेन है वो लिक्विफाइड हो जाता है। किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोलाइसिन की वजह से, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था अप्रोक्सीमेशन, किस तरह से दोनों एक दूसरे के अप्रोक्स आ रहे थे, मतलब आसपास आ रहे थे। अप्रोक्स आने के बाद दोनों का फ्यूजन हुआ। फ्यूजन में क्या हुआ, स्पर्म सेल ने 3 बैरियर्स को क्रॉस करने हैं और उस साइड के पास पहुंचने के लिए। द कोरोना रेडिया था, जोना पेलुसिडा एंड द विट्लिन मेम्ब्रेन। तो क्या क्या स्टेप्स हो रहे थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। जैसे ही 3 बैरियर्स क्रॉस हो गए थे, फ्यूजन हो गए थे, उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ था। उसके बाद इसमें क्या इफेक्ट हुआ वो भी हम लोगों ने देखे, राइट। सो दिस इज अ डिटेल लेक्चर ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, प्लीज फील फ्री टू पुट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं कोशिश करूंगा एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। बट आई होप ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो एंड आपके सारे टॉपिक डाउट्स जो है इसमें क्लियर हो गया हो। थैंक यू सो मच।